हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो बूस्टर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं जैव विविधता, कंजर्वेशन मेथड, उसके संरक्षण की विधियाँ। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बारे में बात की जाए तो जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो आपका हो सकता है 15-20 मिनट में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक इस तरह का टॉपिक है कि उस टॉपिक में हमें जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन आती जाती है वो भी ऐड ऑन करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमेशा इसको कंटेम्प्रेरी सिलेबस के साथ लेके चलना पड़ता है। इसको हम पुराने तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो आपको पता चल गया कि यूपीएससी में भी कई क्वेश्चंस आते हैं और यूपीपीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपको पता है 2017-18 जब से एसीएफ आरएफओ का पीटी यूपीपीसीएस में एक साथ कर दिया गया है प्रॉपर वाले के, तब से साइंस के क्वेश्चंस की अच्छी खासी वेटेज आती है। मतलब साइंस के आपके अराउंड अगर आप पिछले वाले क्वेश्चंस को देखेंगे क्वेश्चंस पेपर में, तो आप फाइंड करोगे कि कम से कम 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साइंस वाले एरिया से आते हैं। तो हम बात करते हैं साइंस वाले एरिया की। साइंस वाले एरिया से अगर आपको देखा जाए तो 2 साल से ही आपने देखा होगा कि पहले जो आपके क्वेश्चंस आ रहे थे साइंस में वो 1 लाइनर आ रहे थे, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब आपका 1 लाइनर नहीं आता, अब आपके क्वेश्चंस आते हैं या तो रीज़न असर्शन वाले आते हैं या फिर आपके 4 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। उन 4 पॉइंट्स में से आपसे पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू या विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। तो इन क्वेश्चंस को देख के आपको क्या चीज़ समझ में आती है? आपको समझना चाहिए कि वो अब आपकी रटने वाली क्षमता को टेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले होता था। जब से पैटर्न चेंज किया है, जब से यूपीपीसीएस यूपीएससी के पैटर्न पे आ गया है, तब से वो लोग आपसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी टॉपिक हो उसको A to Z अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आपसे क्या रिक्वायरमेंट मांगा जा रहा है? आपसे मांगा जा रहा है रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइनों के बीच में पढ़ो, वहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेने जा रही हूँ बायोडाइवर्सिटी, जिससे मैंने पिछली बार के क्वेश्चंस पेपर देखे हैं तो उससे मुझे आइडिया लगा अराउंड 2 से 3 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जिसको हम जैव विविधता बोलते हैं, और इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं बहुत ही आसानी से आपको पूरा का पूरा ये करवा दूँगी। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्स फॉर्म, मतलब के सजीव प्राणियों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी डिफरेंट तरह की फॉर्म्स हैं जो इस प्लेनेट अर्थ पर पाई जाती हैं। और वो कैसे अलग हैं? वो मॉर्फोलॉजिकली अलग हैं, मतलब कि देखने में, बनावट में, उनके रिप्रोडक्शन के मेथड में। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म एक दूसरे से अलग हैं यही बनाती हैं बायोडाइवर्सिटी, मतलब सजीव प्राणियों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। अब जो बायोडाइवर्सिटी हमारी टर्म है, जो ये चीज़ है, ये सबसे पहले जो कॉइन करी गई थी, सबसे पहले किसने इस टर्म को दिया था? इस टर्म को दिया था W.G. रोसेन ने। ठीक है, W.G. रोसेन सबसे पहली बार बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किए थे। तो आपको एक पॉइंट मिल गया कि सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किसने की थी? W.G. रोसेन ने। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये हमें पता चल गया। हम पॉइंट वाइज चल रहे हैं ताकि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हों। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है कंडीशंस फॉर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए ऐसी क्या क्या कंडीशंस हैं और किन जगह पर बायोडाइवर्सिटी होगी? ऐसा है, पूरी की पूरी पृथ्वी पे हर जगह पर बायोडाइवर्सिटी होती है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो बहुत रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो हमें यही पता लगाना है कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी में रिच क्यों हैं, ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी पनपी है। तो मैं यहाँ को आपको वो 2 कंडीशंस के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो वो 2 कंडीशन जो हैं वो है हैवी रेन, सबसे पहली बात है
वहाँ पर उस एरिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है। और हाई टेम्परेचर, उन एरिया में बायोडाइवर्सिटी जहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पर आपका हाई टेम्परेचर होगा। तो दो कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। अब क्या है, अब मैं आपको और समझाती हूँ। ये दो कंडीशंस तो आपकी आ जाएंगी, रीज़न असर्शन में भी आ सकता है। अब देखिए जो ग्लोब है हमारी, उसमें यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है, मतलब कि यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है। उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जो 0 डिग्री है ना, इस पे क्या होता है, इक्वेटर पे 12 महीने सन जो है बहुत ज़्यादा चमकता है। तो सन जब बहुत ज़्यादा चमकता है तो उससे क्या होता है, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इस वाले एरिया में टेम्परेचर हाई होता है। तो गर्मी और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, लो प्रेशर होकर यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है इस एरिया में। तो जितना भी मतलब बायोडाइवर्सिटी है, आपके जो प्राणियों के बीच में जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हैं, वो सब किस एरिया में आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे 0 डिग्री पे, मतलब कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा अमेजन रीजन पड़ता है वहाँ पे, ब्राज़ील वाला, तो अमेजन में बहुत सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उनमें इतनी बायोडाइवर्सिटी हो गई है बारिश की वजह से कि वहाँ पर तो जो सोलर लाइट है ना, आपकी सनलाइट, वो भी ट्रैप करके नीचे वाले जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है। तो वो बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में। हम कह सकते हैं उनको लंग्स ऑफ द अर्थ। अमेजन फॉरेस्ट जो है वो लंग्स ऑफ द अर्थ बोले जाते हैं। इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ प्रोड्यूस होती है, इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर। चाहे आप प्लांट को ले लीजिए और एनिमल की भी बहुत सारे डाइवर्स फॉर्म वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मतलब आपका 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है, 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, इस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, जब हम 0 डिग्री से ऊपर को चढ़ेंगे, मतलब कि हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपका जो टेम्परेचर है ना, वो कम होता जा रहा है। टेम्परेचर कम होता जा रहा है, मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। तो जब भी हम पोल्स की तरफ को मूव करेंगे, या तो ऊपर या फिर नीचे, दोनों ही जगह में आपकी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। इक्वेटर पे मैक्सिमम होगी, ऊपर को जाने पर डिक्रीज होगी अलोंग द पोल्स, और नीचे को जाने पर भी डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन गया कि सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो मिलती कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा मिलती है आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 0 डिग्री इक्वेटर पे, और उसके आसपास के क्षेत्र में भी मिलती है। 30 डिग्री ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तब भी मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है। और फिर ये पूछ सकता है कि जब ऊपर को हम चलते हैं, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मान लो पोल्स की तरफ जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, मतलब कि यहाँ पर आके बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है इन वाले रीजन्स पर, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कैसे करके हमने यहाँ पे देखा इस चीज़ को, ठीक है। अब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ ली और बायोडाइवर्सिटी के लिए कंडीशंस क्या है वो पढ़ ली। अब हम दूसरी चीज़ आते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं अर्थ पे, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी कि कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ऐसे एरिया जहाँ पर टेम्परेचर, जहाँ पर रेनफॉल ये ज़्यादा होती है, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो वही वाले एरिया कहलाते हैं हॉट स्पॉट्स, मतलब ये हॉट स्पॉट्स होते हैं। और जो एक और क्वेश्चन बन गया, देखिएगा बहुत जल्दी, हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नॉर्मन मेयर ने। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है, आना भी चालू हो गया है। हॉट स्पॉट्स नॉर्मन मेयर के द्वारा दिए गया है टर्म, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा इंडिया में हम लोग जो हैं 2.4% का एरिया कवर करते हैं लैंड में, लेकिन इंडिया बायोडाइवर्सिटी में इतना रिच है क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये इंडिया से गुजरती है। तो उस वक्त हमारे भी ऊपर की तरफ पे बारिश ज़्यादा पड़ती है, तो हम भी बायोडाइवर्सिटी में रिच हैं। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि इंडिया में खुद ही हॉट स्पॉट्स जो हैं वो 4 हैं, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 36, मतलब कि 36 हॉट स्पॉट्स एट प्रेजेंट हैं नॉर्मल डाटा के आसपास से, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखे, इंडिया में 4 हैं और वर्ल्ड में 36 हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के 4 हॉटस्पॉट्स के बारे में सबसे पहले, क्योंकि पहले इंडिया का ही पता होना चाहिए। तो इंडिया के आपके 4 जो हॉटस्पॉट हैं वो हैं, नंबर 1 जो आता है उसमें आता है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में क्या है कि वेस्टर्न घाट पे जब मॉनसून टकराता है तो वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होगी,
टेम्परेचर भी होता है उस रीजन में। तो बारिश और टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप साइलेंट वैली ले लीजिए, केरल में बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में। तो साइलेंट वैली केरला में बहुत रिच है, और वहीं वेस्टर्न घाट भी आपके हॉटस्पॉट है, वो भी बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में। तो सबसे पहला आपका वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा जो है हॉटस्पॉट इंडिया में, वो कौन सा है? वो है ईस्टर्न हिमालयाज। अब ईस्टर्न हिमालयाज में क्या है, ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी रेनफॉल ज़्यादा है, तो ये भी एक कंडीशन है वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी होने के लिए। तो इसलिए ईस्टर्न हिमालय भी भारत में हॉटस्पॉट की श्रेणी में आता है, ठीक है। और एक और चीज़ हॉटस्पॉट की श्रेणी में आई गई है, वो है इंडो बर्मा रीजन। तो इंडो बर्मा रीजन जो है इधर हमारा म्यांमार की तरफ और नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, तो वो भी आपका हॉटस्पॉट आ गया है, ठीक है। और तीसरा जो आपका रीजन है, तो तीसरा रीजन है सुंडालैंड। सुंडालैंड मतलब हम नीचे की तरफ आएंगे जब भारत के नक्शे में, तो वहाँ देखेंगे जहाँ पर आपके ये इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उधर पे जो इंडिया का रीजन है अंडमान वाला, तो वहाँ पर भी रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो वो भी आपका बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स में आता है, ठीक है। तो अगर दो की सबसे ज़्यादा रिच कहाँ पर मिलेगी आपको? वेस्टर्न घाट पे। वैसे अभी तक अगर ज़्यादा क्वेश्चंस में जब भी आता है तो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज ही आता है, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। तो इंडिया के ये 4 हमने डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी वर्ल्ड में पूरे 36 है, उसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, वर्ल्ड का पूछता भी नहीं है उतना। तो इंडिया का देखेंगे हम, वर्ल्ड के एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी डे। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ये तो जीएस में भी पूछ लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी डे जो है आपका, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ये कन्वेंशन हुई थी, और उस कन्वेंशन के हिसाब से हम 29 दिसंबर 1993 29 दिसंबर 1993 से इसको मना रहे हैं, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे को, ठीक है। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कब से मना रहे हैं। दूसरी बात, बायोडाइवर्सिटी डेकेड, मतलब कि यूएनओ हर एक दशक को कुछ ना कुछ घोषित करता है। तो ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी का डेकेड इंटरनेशनल जो घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा, वो 2011 से लेकर 2020 तक है। मतलब अभी भी हम जो है बायोडाइवर्सिटी डेकेड में है, ठीक है। तो 2011 से 2020 तक यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया है बायोडाइवर्सिटी डेकेड, ठीक। इतने पॉइंट आपको क्लियर होगा कि ये हमारा बायोडाइवर्सिटी डेकेड है। एक क्वेश्चन, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, और हम उसे कब से मना रहे हैं? 29 दिसंबर 1993 से, ठीक। यहाँ तक हमारे कवर कर लिया है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये आती है, ये आएंगे आपके रीज़न असर्शंस में। ये आ जाएगा आपका जो 4 लाइंस के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको कौन ट्रू है कौन फॉल्स है इसमें, ठीक है। तो बहुत ही क्लोज होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम आते हैं व्हाट आर द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरे क्या क्या हैं? अब बायोडाइवर्सिटी तो है हमारे पास, लेकिन इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए कुछ खतरे भी हैं। तो हम उन खतरों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से हैं वो। सबसे पहला जो खतरा है बायोडाइवर्सिटी को, वो है लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। मतलब जो उनका नेचुरल रहने की जगह थी, जो उनके नेचुरल आवास थे, वो उनका लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि भाई अर्बनाइजेशन हो रही है, लोगों ने ट्रीज़ को काटना शुरू कर दिया है, कई बार तो फॉरेस्ट में आग लग जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर वो रहते हैं, उनका लॉस होता जा रहा है। जब उनकी वो जगह जहाँ पर वो रहते हैं वही नहीं बचेगी, तो वो बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ओके। दूसरी आती है ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या हो रहा है, जो ग्लोबल गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनका अमाउंट बढ़ रहा है वातावरण में। इस अमाउंट के बढ़ने से यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है, और जब ये गर्मी बढ़ रही है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है, कुछ स्पीशीज़ जो बहुत दिन पहले ग्रो कर रही थी, या कुछ प्लांट या एनिमल जो अपने एक निर्धारित टेम्परेचर पे रह रहे थे, अचानक से जो टेम्परेचर बढ़ा उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उन एकदम से बदली हुई कंडीशंस में। तो इसलिए जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग एक इम्पॉर्टेंट खतरा है, ठीक है। हाँ,
अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है इन्वेजन बाय फॉरेन स्पीशीज। मतलब कि कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो उस जगह पर आ गई हैं जहाँ पर किसी का नेचुरल हैबिटेट था। नेचुरल हैबिटेट कैसा था? कुछ प्रजातियाँ थी प्लांट की और एनिमल की जो वहाँ पर थी और नेचुरली वहाँ पर रह रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ फॉरेन स्पीशीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो गई। मतलब कि कई बार म्यूटेशन हो जाती है तो कोई और तरह की स्पीशी बन जाती है। एनिमल्स में भी जैसे कंडीशंस चेंज हो रही है, अडेप्टेशन हो रही है और चीज़ें बदलती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नई कंडीशंस को अडेप्ट कर पा रहे हैं वो तो वहाँ पर रह रहे हैं, और जो उन्हें कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो नहीं रह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है बायोडाइवर्सिटी का वो खतरे में है। मतलब कि वो ख़त्म होने की कगार पे और एक नई स्पीशीज़ जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए इन्वेजन बाय द फॉरेन स्पीशीज़, कुछ नई स्पीशीज़ ने पुरानियों की जगह ले ली है जिससे कि उनको खतरा है। ठीक है, अब अर्बनाइजेशन, ये आप सब लोगों को पता है। अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जंगलों को कॉन्क्रीट जंगल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब हम जंगलों को काट के इमारतें बना रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हैबिटेट तो हो ही रहा है, साथ में जब जंगल क्लियर हो रहे हैं तो वो इधर उधर भाग रही है आपकी बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि जहाँ प्लांट रहते थे पहले वहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ से कटाई कर दी गई है, जानवरों को वहाँ से हटा दिया गया है, तो उससे लॉस हो रहा है। हम अर्बनाइजेशन, नगरीकरण हो रहा है वहाँ पर। तो ये 4 मेन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनसे थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को, खतरे हैं बायोडाइवर्सिटी को। अब हमने क्या पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी है क्या, हॉटस्पॉट्स क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, खतरे क्या क्या हैं बायोडाइवर्सिटी को। अब जब खतरा है तो उसके संरक्षण के लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। संरक्षण के लिए क्या सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, कंजर्वेशन मेथड्स बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, तो कौन से कंजर्वेशन मेथड है, 2 तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो कैसे, एक तो होता है, आपने पढ़ा भी होगा, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये 2 मेथड आते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको कन्फ्यूज़न में भी डाल देगा कि इन सिटू क्या होता है और एक्स सिटू क्या होता है। तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू को। ठीक है, इन सिटू का मतलब इनसाइड, कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल जब अपनी नेचुरल कंडीशंस में रह रहा है, जहाँ पे वो नेचुरली ग्रो करता है या रहता है, जब उसका संरक्षण उसी जगह पर होगा जहाँ वो रह रहा है, उसको हम कहीं ले जा नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ वो है उसी जगह पर कंडीशंस को इतना फेवरेबल बना दे रहे हैं कि वो आराम से ग्रो कर जाए, आराम से फल फूल ले उस जगह में। तो इसीलिए ये वाला जो मेथड है ये इन सिटू के, तुम अपनी जगह पर ही रहो, यहीं पर तुम्हारा संरक्षण होना है। ठीक है, तो हम कंडीशंस ऐसी बना रहे हैं कि आप यहीं पर संरक्षित रहेंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है एक्स सिटू। कई बार क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा थ्रेटन्ड स्पीशीज़ होती हैं, उनको बहुत खतरा होता है और वो बहुत कम बची होती हैं नंबरों में, तो उससे हमें क्या करना होता है, उनको और बचाना है ना। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में या नेचुरल जगह में रह पाएँ। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको उस जगह से ले जाकर किसी अलग जगह में रखना पड़ेगा। जैसे कि हम उनको रखेंगे, कहाँ पर लेके जाएंगे, हम उनको बॉटनिकल गार्डन्स लेके जाएंगे, हम उनको जूलॉजिकल पार्क्स में लेके जाएंगे, वहाँ पर भी जाके हम देखेंगे कि और क्या चीज़ चाहिए। कई बार हम उनको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखेंगे। मतलब हमारा मेन एम रहेगा किसी भी तरह से इन स्पीशीज़ को बचाना। तो जो एक्स सिटू होती है वो बहुत ही थ्रेटन्ड स्पीशीज़ के लिए की जाती है, इन सिटू हम नॉर्मली करते हैं। और दोनों ही मेथड में बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो बहुत रोल प्ले करते हैं इनके संरक्षण के लिए। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का रोल आ गया, बॉटनिकल गार्डन में एक्स सिटू कर देते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में हम ये वाली कर देते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, अब ये हमने कर लिया है। जो आपका यहाँ पे 22 मई को जो बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया था 2020 का, उसकी जो थीम थी वो कौन सी थी, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। इधर से देख लीजिएगा, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, ये थीम थी सन 2020 के 22 मई को मनाए गए इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कि थीम क्या थी। अब हम इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है संरक्षण के लिए।
बायोडाइवर्सिटी के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए हैं। ठीक है, भारत सरकार ने 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए हैं बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए। उसमें से 10 को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। वो 10 कौन कौन से हैं? वो 10 हैं, नंदा देवी है, आपका अगस्त्यमल्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 10 हैं, तो वो 10 यूनेस्को में हो गए हैं। और इन सबके कंजर्वेशन के लिए, इन सबके संरक्षण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? IUCN। IUCN का गठन कब हुआ था? ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आ जाता है क्वेश्चन। IUCN का गठन जो हुआ था, IUCN का गठन 1948 सन 1948 में IUCN का गठन हुआ था। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, IUCN 1948 में, हेडक्वार्टर्स ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड के अंदर पे है। ठीक है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और एक चीज़ और जुड़ गया, एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये हो गया। IUCN जो भी कोई स्पीशीज़ हैं, जो भी कोई आपकी प्रजातियां हैं जो इस टाइम विलुप्त होने की कगार पे हैं या विलुप्त हो चुकी हैं, उनको कैटेगराइज करता है। उसके लिए IUCN ने एक बुक बना रखी है, उसको बोलते हैं हम रेड डाटा बुक। ठीक है, तो ये रेड डाटा बुक जो है ये IUCN के द्वारा बनाई गई है। इसमें वो जो विलुप्त हैं, जो विलुप्त होने की श्रेणी हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं, इस तरह से उनको जगह दी जाती है। तो ये रेड डाटा बुक का काम कौन करता है? IUCN करता है। अब इस तरह से ही हम आपके एक एक टॉपिक को, जो भी कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है, इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, और जो टॉपिक या आपकी कोर बायोलॉजी में से है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी आपका PCS में या UPPCS में आता है, उसमें हम आपका ये पूरा का पूरा कवर कराएंगे। तो हर रोज़ वीडियो आया करेगा, आपको पता चल जाएगा। आप कम से कम 20 दिन लगाते हैं साइंस करने में, यहाँ आपका पूरा साइंस और बिटवीन द लाइन्स से अगर आप जाके देखेंगे तो एक हफ्ते के अंदर पूरा साइंस कवर अप होगा। ठीक है, नए पैटर्न के आधार पे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बायो बूस्टर से, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। कल इकोसिस्टम के साथ नई वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।